Hello student, good evening one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 5, chapter number 9 optics. लेक्चर नंबर 4 में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. वी आल्सो डिस्कस अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. So how can we define this? This can be defined as speed of light in air medium to the speed of light in a given medium. So this is what the formula, or simply we can see C by V is the refractive index N, or which is also represented by symbol this mu. तो ये हुआ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिलेटिव क्या हुआ? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव मीन्स हम बोलते हैं ना, ये मेरा कजिन है, मेरी सिस्टर है, कजिन ब्रदर है, अंकल है, आंटी, मतलब वी आर रिलेटिंग विथ समवन एल्स, सम पर्सन, वन पर्सन इज रिलेटेड टू अदर. सिमिलरली हियर ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, राइट. जैसे दो मीडियम यहाँ पे, मीडियम 1 और मीडियम 2. इट मे बी रेरर और डेंसर. मीडियम 1 रेरर हो सकता है, मीडियम 2 डेंसर हो सकता है, लेकिन दोनों अलग चाहिए, एक ही मीडियम नहीं चलेगा, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. और सिंपली वी कैन राइट n इज इक्वल टू v1 अपॉन v2. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिंग द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. ओके, क्लियर. तो यहाँ पे जिसका निकालना है वो बेस पे रहेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू जो निकालना है वो यहाँ पे रहेगा, करेक्ट. सो सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो यहाँ पे दोनों डेंसर मीडियम है. तो दिस कैन बी रिटन एज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. और वेवलेंथ के फॉर्म में क्या लिखना है? तो लैम्बडा जी अपॉन लैम्बडा डब्ल्यू. ओके, और दिस कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो ये भी फॉर्मूला है. और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर. तो दीज आर दी फॉर्मूलाज फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई होप you all have understood this concept. Is very important because this will help you to solve the numerical in optics. okay, इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल देखने वाले. आगे जो है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, राइट. व्हाई देयर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, राइट. हमने देखा कि ये इंटरफेस है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे, ड्रॉ द नॉर्मल हियर. मान लो ये रेरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, राइट. सो व्हेन द लाइट स्ट्राइक फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वो सीधा नहीं जाता है, तो बेंडिंग होता है. अभी यहाँ पे बेंडिंग क्या होगा? व्हेन रेरर टू डेंसर है तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, अभी बेंडिंग क्यों हुआ है? बिकॉज द रे इज इंसिडेंट ऑब्लिकली. यहाँ पे ऑब्लिकली हमने उसको स्ट्राइक किया है, obliquely incident strike किया है, right. तो it will bend toward the north because the speed of light in the second medium decreases. यहाँ पे स्पीड क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है. स्पीड डिक्रीजेस इन सेकेंड मीडियम. ओके, हमारा रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने क्या किया है? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, but the condition is here when the ray is obliquely incident. अगर मान लो रे is striking normally, सीधा जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रही है, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, और यहाँ पे जो एंगल आ है दैट इज 0. कई बार बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं कि सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री. आई विल सजेस्ट इट इज रॉन्ग, बिकॉज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल is 0 here, and that's why as the angle I, तो हमारा जो फॉर्मूला है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, मैथमेटिकली प्रूव करते. तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई
अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो क्या आएगा साइन 0 अपॉन एन, तो आंसर इज 0 अपॉन एन विच इज 0. इट मीन्स साइन आर इज 0, सो एज द साइन आर इज 0 तो आर इज ऑल्सो 0. हेंस इट इज मैथमेटिकली प्रूव. तो यहाँ पे जो रे है वो सीधा जाएगा, it will go straight without any deviation. But my dear, here the refraction takes place. यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट कैसे हो रहा है? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज, यहाँ पे स्पीड उसका चेंज हो रहा है. सो द मेन रीजन फॉर कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड. अगर स्पीड चेंज हुआ है तो बाय यूजिंग अ फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, राइट. तो लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एन. एन तो क्या है? फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ओके. एन इज फ्रीक्वेंसी, और वी कैन टेक एफ ऑल्सो, या म्यू ले लो, वी बाई म्यू, म्यू ले लो तो भी चलेगा. तो यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू इज कांस्टेंट विच इज फ्रीक्वेंसी, राइट. तो अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो वेवलेंथ भी चेंज होगी बाय यूजिंग द रिलेशन, ओके. सो वी कैन राइट. तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ग्रेटर दैन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, तो क्या होगा यहाँ पे? एंगल आर, सॉरी एंगल आई, angle I greater than angle R, or we can write sin I greater than sin R, that is I greater than R. अगर मान लो if V1 less than V2 रहा तो क्या होगा? sin of I less than sin of R, तो what will happen? I less than R, तो it will bend away from the normal, okay. refracted ray bend away from normal, और ये केस में क्या होगा? इन दिस केस रिफ्रैक्टेड रे bend towards normal. तो ये जो बहुत कंसेप्ट है, बारीक बारीक कंसेप्ट जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ओके. तो चलो अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर दी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इट इज ऑप्टिकल डेंसिटी. तो मटेरियल कितना ऑप्टिकली डेंसर है वो इंडिकेट करता है, वो डिटरमाइन करता है, ओके. चलो इसको नोट डाउन कर लो. ओके, नाउ लेट अस सी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है कि अगर मान लो सपोज यहाँ पे इंटरफेस है, राइट. सपोज मैंने यहाँ पे एयर मीडियम लिया और ये यहाँ पे ग्लास मीडियम लिया, राइट. एयर क्या है? रेयर मीडियम. तो एयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू विच इज इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, राइट. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? विच इज refractive index of glass is 3/2, that is 1.5 with respect to air, okay. तो बच्चों यहाँ पे ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या डिटरमाइन करता है कि जो भी इंसिडेंट रे है, सपोज दिस इज इंसिडेंट रे विच इज स्ट्राइकिंग एट दिस पॉइंट, ओके. तो रिफ्रैक्शन के बाद वो रिफ्रैक्टेड रे को किधर जाना है, वेदर इट इज गोइंग टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कौन डिसाइड करेगा, कौन डिटरमाइन करेगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अगर मान लो यहाँ पे ग्लास है तो ग्लास इज द डेंसर देन एयर मीडियम, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट सीधा नहीं जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बराबर. अगर मान लो ग्लास की जगह पे वाटर है, राइट. तो यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, पानी का कितना है? 4/3 विच इज 1.33, पानी का कम है, राइट. तो क्या होगा? जो बेंडिंग होगा, दैट बेंडिंग विल बी लेस एज कंपेयर टू दिस ग्लास. So more the refractive index, more the bending of refracted ray in the second medium when it travel, okay. तो यहाँ पे जो अगर पानी का दिखाना है तो it will be like this, थोड़ा कम बेंडिंग होगा. जितना ज़्यादा है, आप डायमंड लोगे, डायमंड ले लो, एयर टू डायमंड, तो यहाँ पे नॉर्मल है, राइट. तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो ज़्यादा बेंड होगा, इट विल बेंड. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड the bending of refracted ray. Got it? So this is the first physical significance. Second physical significance क्या है? As the refractive index mu which is equal to
which is equal to what? The speed of light in air to the speed of light in a given medium, right? तो अभी देखो यहाँ पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 because it has no unit. Refractive index is unitless, dimensionless. Okay, तो 3/2. तो अभी चलो we can find the speed of light in a glass. चलो यहाँ पे मैं ग्लास ले लेता हूँ. For example के तौर पे I am going to take the second denser medium is glass. तो speed of light in glass is equal to क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. सो इट विल बी 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 3/2. 3 कट हो जाएगा. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज वन ऑफ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, कोई भी मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मान लो 4/3 है, फॉर एग्जांपल पानी का, द वाटर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस मच. तो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम? सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर मीडियम विल बी 3/4 दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. सिंपल है, इसको उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं. 4/3 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? पानी का. किसके साथ? विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी, इसको उल्टा करो, 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. दैट्स सो सिंपल. सो दिस इज द बेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नोट डाउन दिस. Hello student, now let us discuss the application of practical application of refraction of light. Okay, तो हम देखेंगे अभी रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ क्या होता है. राइट, आपने देखा होगा कई बार हम जब स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो हमको अंदाजा नहीं आता कि वो स्विमिंग पूल कितना गहरा है, पानी कितना गहरा है उसका. तो जैसे आप देखते हैं, ऐसे नॉर्मली देखते हैं, व्हेन वी व्यू नॉर्मली थ्रू द वाटर, हमको लग रहा है कि बहुत कम पानी है, बट एक्चुअल में वो डेप्थ रहता है. इट इज़ वेरी डेप्थ. राइट, तो हमको अंदाजा नहीं आता है. वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ओके, दूसरा एग्जाम्पल अगर लेना है तो मान लो सपोज आई हैव अ बीकर, मेरा छोटा बीकर मतलब ग्लास है. राइट, और यहाँ पे बीकर के सेंटर पे एक कॉइन रखा है. एंड व्हेन वी व्यू दिस कॉइन थ्रू दिस वे, राइट, तो ऐसे लगेगा वो कॉइन ऊपर आया ऐसा लग रहा है. ओके, कॉइन क्या लग रहा है? ऊपर आया ऐसा लग रहा है. सो देयर इज अ शिफ्टिंग ऑफ कॉइन फ्रॉम द बेस. So that is due to the refraction of light. Many examples are there. Okay, so we'll see one by one. तो तीसरा एग्जाम्पल जो है, हम कभी कभी पेपर वेट लेते हैं ग्लास का. राइट, तो जो स्पेरिकल होता है, तो पेपर वेट जब ऐसे कोई इस पे रखा, वर्ड पे रखा, तो अभी देखो यहाँ पे जो वर्ड है डेप्थ वर्ड, वो डेप्थ वर्ड ऐसे लग रहा है जैसे कि वो ऊपर आया है बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब. ओके, तो ग्लास स्लैब की वजह से द वर्ड, the object which is at the base and above it the glass slab is kept. Okay, अभी इस इतना ही थिकनेस दिखाएगा, इसलिए वो कम ऊपर आएगा लगा है. लेकिन when we are taking like this, जब इसको ऐसा लोगे आप, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर आया ऐसा लग रहा है. राइट, इससे भी और ऐसा ये थिकनेस बढ़ा दिया. when we are increasing the thickness, so if you see like this, see if you are able to see through this, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊपर आया लग रहा है. राइट, so it depend on thickness also, कि कितना thicker है ग्लास. Okay, so let us see what is the real depth and apparent depth of object. Okay, so we have to prove that refractive index n is equal to ratio of real depth upon apparent depth. Apparent depth. Okay, अच्छा, तो चलो ड्रॉ करते डायग्राम. ग्लास स्लैब भी ले सकते आप, बीकर भी ले सकते. सो विल टेक केयर ग्लास स्लैब. तो ग्लास स्लैब का डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. सो दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. सपोज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हियर, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट एट पॉइंट O. तो पहले हम उसको नॉर्मली देखेंगे. तो नॉर्मली वी कैन ड्रॉ नॉर्मल एट द पॉइंट O. राइट,
और व्हेन वी व्यूड फ्रॉम दिस साइड, जब इधर से देखोगे ऐसे ऐसे देखोगे ये साइड से, तो द रेज आर कमिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू दिस पॉइंट, यहाँ पे लेंगे। तो लेट अस ज्वाइन दिस, इसको ज्वाइन करता हूं मैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। लेकिन अभी यहाँ पे रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहाँ पे ऐसे जाएगा। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर आई इज हियर, राइट। सो व्हेन दिस ऑब्जर्वर इज व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, उसको ऐसा लग रहा है कि दिस रे इज हैप्पी टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, उसको लगेगा कि यहाँ से आया ऐसा लग रहा है। सो दिस इज द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा हमारा ओ डैश, उसको कुछ पॉइंट ले लेते, राइट। सपोज इट इज इमेज, तो इसको मैं आई पॉइंट लेता हूँ और ये ओ पॉइंट ले लेता हूँ फॉर माई कन्वीनियंस, राइट। तो द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल, तो ये आ गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइन। तो अभी देखो बच्चों, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, ये भी आर होगा। अगर ए आई है तो दिस विल ऑल्सो आई, ये भी आई होगा, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ आई, राइट। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम। एंड जो रियल डेप्थ है, सो दिस इज रियल डेप्थ आर, राइट। और एपरेंट डेप्थ जो होगा यहाँ पे ऊपर से जब हम देखेंगे फ्रॉम अबव टॉप साइड, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट डेप्थ, कैपिटल ए, दिस इज कैपिटल ए। और ये जो है कि तो ऑब्जेक्ट कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट, ओके। सो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। एंड ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज, हम उसको x लेते, तो ये भी x आएगा, ओके। तो चलो अभी एक एक पॉइंट ले लेते। द कंसिडर अ प्लेन पैरेलल स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास स्लैब का हमने n लिया है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एयर मीडियम उसका 1 ही आएगा, ओके। देन फाइन, अभी यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्री यूज करना है। तो एज्यूमिंग दैट I and R आर वेरी स्मॉल, ओके, एज्यूमिंग दैट angle of incidence and angle of refraction are very small, okay। जब छोटे लेते तो tan of theta, tan of I इज इक्वल टू आई, sin of I इज इक्वल टू आई, वो हम कंसिडर करके चलते। तो यहाँ पे बच्चों tan of R लेंगे हम लोग, tan of R इज इक्वल टू, तो tan of R क्या आएगा, द अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड्स। लेकिन ये कितना है, दिस इज द एपरेंट, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ए होगा, कैपिटल ए, दिस इज एक्स। सो tan ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते। सिमिलरली अभी tan ऑफ आई लेंगे, इसका साइन लेंगे, राइट, या विच इज सेम एज दैट ऑफ द साइन आर आल्सो, विच इज सेम एज दैट ऑफ द साइन आर आल्सो इक्वल टू एक्स अपॉन ए। वाई, बिकॉज आर इज वेरी स्मॉल। जब आर स्मॉल होता है, एज आर इज very small, then tan of r is equal to sin of r, which is equal to r. Similarly tan of I ले लेते, tan of I is equal to, तो tan of I क्या आएगा यहाँ पे, तो tan of I will, इसका tan अगर लेंगे तो x upon this, okay, so that will be x upon r. This is the real depth. तो ये टोटल ये जो है दैट इज r, और e कितना है x, और उसका tan I लेना है, तो tan I इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो दैट इज x अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते। सो दिस tan I कैन बी टेकन एज अप्रोक्सीमेटली टू sin I आल्सो, तो sin I इज इक्वल टू x अपॉन r। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। देन ओके, तो यहाँ पे जो रेज जा रहे, द रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। तो by using Snell's law of refraction, as
rays are traveling from denser to rarer medium. Okay, that is glass to air medium. तो how can we apply the Snell's law of refraction? तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट विल बी ऑफ एयर. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास विच इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. राइट, लेकिन हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा करने का, तो दिस विल बी साइन आर अपॉन साइन आई. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. अभी साइन आर का वैल्यू क्या है बच्चों? साइन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए डिवाइड बाय व्हाट इज द साइन आई? साइन आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर. ओके, तो यहाँ पे एक्स कट हो जाएगा. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, राइट, विच इज इक्वल टू आर ऊपर जाएगा. ओके, तो इट विल बी आर अपॉन ए. व्हाट इज आर? आर इज द रियल डेप्थ. आर इज रियल डेप्थ. व्हाट इज ए? ए इज एपरेंट डेप्थ. ऊपर से देखा तो, सो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. So this is the standard formula for refractive index. Okay, तो चलो अभी ये हमने डिराइव किया है. अभी फाइंड करते शिफ्ट, कितना ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ग्लास स्लैब और बॉटम ऑफ द बीकर. ओके, सो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू, नॉर्मल शिफ्ट क्या आएगा बच्चों? नॉर्मल शिफ्ट विल बी रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ. सो आर सफिक्स डी माइनस एपरेंट डेप्थ. ओके, तो रियल डेप्थ कितना है? आर माइनस एपरेंट डेप्थ कितना है? ए, विच इज इक्वल टू. बट हाउ कैन वी राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एपरेंट डेप्थ इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ओके, तो अभी इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू आर अपॉन ए. देयरफॉर a इज इक्वल टू R अपॉन n, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी ए जो ए का वैल्यू वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सो विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल शिफ्ट. सो नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब यहाँ पे आर को कॉमन ले लो, तो आर को कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 बाय n, or this can be written as r into n minus 1 upon n. So this is the normal shift. Let this normal shift कुछ तो सिंबल ले लेंगे यहाँ पे, स्मॉल डी भी ले सकते हैं आप, यूज दिस स्मॉल डी. ओके, व्हाट इज द रियल डेप्थ? रियल डेप्थ मतलब थिकनेस, तो यहाँ पे थिकनेस भी ले सकते हैं. सो डी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ मीडियम इंटू 1 माइनस 1 बाय n. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ये जेई में, सीईटी में, मेंस में, एडवांस में, सीटी में सब एक क्वेश्चन आते हैं हमका आते हैं एग्जाम में, राइट. और ऑप्टिक जो लेसन है वो सीईटी में है 12th में, राइट. 11th का जो पार्ट है 20%, तो 20% में ऑप्टिक्स इज इन्वॉल्व इन द सीईटी. ओके, तो ये जो फॉर्मूले छोटे छोटे आपको याद रखने अच्छी तरह, राइट. तो ये नॉर्मल शिफ्ट यानी जो शिफ्टिंग कितना शिफ्ट हुआ है दैट डी, और टी क्या है? टी मतलब टोटल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n. तो देखो बेटे यहाँ पे नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा होगा. तो लोअर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर द शिफ्ट, लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्जर द शिफ्ट. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, राइट. ग्लास स्लैब को जब मैं ये इतना थिकनेस लूँगा तो ज़्यादा ऊपर आया ऐसा नहीं लग रहा है, राइट. मान लो मैंने थिकनेस बढ़ा दिया और ज़्यादा आ गया, इसको और वर्टिकल कर दिया, राइट. तो ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता हूँ, डाल सकता हूँ, राइट. यू आर प्रोवाइडेड द ग्लास स्लैब वी इनिशियली विच इज केप्ट लाइक दिस, ऐसे रखा उसको, इट इज केप्ट लाइक दिस. थिकनेस कम है, इतना ही थिकनेस काउंट होगा. फिर इट इज केप्ट लाइक दिस, तो शिफ्ट ज़्यादा होगा. फिर इट इज केप्ट लाइक दिस, तो शिफ्ट और भी ज़्यादा होगा.
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो थिकनेस है, जितना ज़्यादा थिकनेस उतना ज़्यादा शिफ्टिंग होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लेट अस राइट व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑन विच द नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स। ओके, so normal shift depends on two factor, thickness of denser medium, okay, then second, refractive index of denser medium, which is independent of the angle of incidence. Angle of incidence पे डिपेंड नहीं रहता है. ओके, सो दीज आर दी टू फैक्टर्स दैट नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स. ओके, और जो भी एपरेंट डेप्थ है, रियल डेप्थ है, वो भी चेंज होगा, राइट, क्योंकि थिकनेस शिफ्टिंग अगर चेंज हो तो रियल एपरेंट डेप्थ भी चेंज होगा. ओके, तो एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या बच्चों, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू आर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना एपरेंट डेप्थ कम होगा, एपरेंट डेप्थ विल बी लेस. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू आर अपॉन एन, राइट. तो यहाँ पे रियल डेप्थ तो हम चेंज नहीं कर रहे, वी आर चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो जितना ज़्यादा होगा ए, तो एपरेंट डेप्थ उतना कम होगा, एपरेंट डेप्थ विल बी लेस. ओके, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. इसका और एक एग्जांपल अगर लेना है तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल और स्टिक, बेंडिंग ऑफ पेंसिल और स्टिक इन वाटर, पानी के अंदर. ओके, चलो मैं आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूं सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया. ओके, सो आई एम हैविंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा भरा नहीं है थोड़ा, और ये पेंसिल है. अगर आप ठीक से देखोगे, सी द एट द इंटरफेस ऑफ द ग्लास एंड वाटर, एयर एंड वाटर, सो ऐसा लग रहा है कि पेंसिल ब्रोकन है, बट एक्चुअल में वो हमको इल्यूजन हो रहा है, इट इज द ऑप्टिकल इल्यूजन. ओके, तो पेंसिल बेंड नहीं हो रहा है, राइट, एक्चुअल में बेंड नहीं हो रहा है, वो हमको ऐसा लग रहा है, और ब्रोकन है ऐसा लग रहा है, राइट, थोड़ा शिफ्ट हो गया है. वाई, इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अगर इधर से देखोगे तो सी फ्रॉम दिस, ओके, या साइड से देखोगे तो भी ऐसा लग रहा है बेंडिंग हुआ है, और यहाँ से ऐसे साइड में देखो तो जैसे लगे कि ब्रोकन है, वो पेंसिल इज ब्रोकन. तो चलो देखते हैं इसका डायग्राम कैसे होगा. सपोज दिस इज बीकर विच कंटेन water is filled up to this, and this is what the pencil, right, यहाँ पे बेस सेट टच हो गया, right, just draw the normal here. Now the ray of light travel from water to air. Okay, चलो मैं यहाँ पे दो रे लेता हूँ, right, I am taking two incident ray which are coming from the base of the pencil. This is the first ray, this is second ray, राइट. तो यहाँ पे ये जो रेज है, राइट, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करते, राइट. सो दीज आर दी इंसिडेंट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम वाटर टू एयर. तो डेफिनेटली दे आर मूविंग, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो नॉर्मल पे दूर जाएंगे थोड़ा, इट विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा, ऑब्जर्वर इज हियर. ओके, दिस इज ऑब्जर्वर. नाउ ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर सीन दैट दीज रेज आर अपेयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट. तो यहाँ पे इसको जोड़ दो, इसलिए यहाँ पे हमें लग रहा है बेंडिंग. वी फील दैट द pencil is broken or bent at the interface. This is what the bending of light. Understand? This is what the application of refraction of light. Okay? चलो इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल लेते.
Okay, let us solve the solved numerical given in the textbook, page number 165, example number 9.4. क्रेन, क्रेन मतलब यहाँ पे वो उठाने वाली क्रेन नहीं है, ये क्रेन मतलब बर्ड है, टाइप ऑफ बर्ड. अ क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर इन अबव अ स्टील क्लियर वाटर लेक सीज अ फिश अंडर द वाटर. राइट, चलो इसका डायग्राम थोड़ा इमेजिन करेंगे, यहीं पे ड्रॉ करता हूँ, मेरा जगह बचेगी. तो ये लेक है, क्लियर वाटर, स्टील और क्लियर वाटर लेक है, एंड पानी यहाँ तक है. ओके, तो यहाँ पे क्रेन बर्ड है, यहाँ पे बर्ड है, उसकी जो बीक है काफ़ी बड़ी होती है, ये बर्ड है. ओके, तो ये उसका पैर है, मुझे ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं आती बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. ओके, तो ये जो क्रेन बर्ड है इज फ्लाइंग, कितने मीटर पे उड़ रहा है वो? इट इज फॉर द क्रेन द फिश अपियर टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर. तो क्रेन को लग रहा है कि पानी के नीचे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे फिश है. ओके, तो ये फिश है, ये फिश है. ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस. और जो क्रेन का हाइट है, दिस हाइट अबव द वाटर सरफेस इज 6 मीटर है. समझ आ रहा है? So the fish appear to be 6 centimeter below the water surface. How much deep should the crane immerse its beak to pick that fish? Okay, तो वो 6 मीटर पे है, क्रेन फ्लाइंग 6 मीटर इन अबव स्टील वाटर. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 6 मीटर, और उसको पानी के अंदर जो मछली दिख रही है, जो फिश दिख रहा है, वो कितने डिस्टेंस पे? 6 सेंटीमीटर पे. पर एक्चुअली ये एपरेंट डेप्थ है. द क्रेन बर्ड विल सी द फिश एट एपरेंट डेप्थ, ओके, ऑफ दिस वाटर. राइट, तो ये आपको याद है, एक्चुअल में डेप्थ ज्यादा होगी उसकी. सो दैट फिश विल बी मोर देन 6 सेंटीमीटर. इतना तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए. राइट, तो उन्होंने क्या पूछा है? हाउ मच डीप शुड द क्रेन इमर्स इट्स बिग टू पिक दैट फिश. तो डेफिनेटली 6 सेंटीमीटर से ज्यादा उसको इमर्स करना पड़ेगा, तभी उसको यू कैन कैच द प्रे एज अ फिश. ओके, देन फॉर द फिश, अभी फिश के लिए वो क्रेन कितना हाइट पे? राइट, फॉर द फिश हाउ मच अबव द वाटर सरफेस डज द क्रेन अपीयर. तो उसको जो क्रेन बर्ड है वो पानी के बाहर कितने ऊंचाई पे दिख रहा है, वो भी हमको फाइंड करना है. ओके, तो चलो वन बाय वन यहां पे लिख लेते. फॉर क्रेन के लिए हम पहले लिखेंगे फॉर क्रेन द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश इज 6 सेंटीमीटर. कितना है? 6 सेंटीमीटर. ये अपरेंट डेप्थ है, एडी. ओके, तो ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. तो यहां पे हमको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड रियल डेप्थ, टू फाइंड कैपिटल आर. उन्होंने और क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है, तो विच इज 4/3 दिया है. तो जब यहाँ पे क्रेन बर्ड जब फिश को देख रहा है, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट इज फॉर क्रेन इट वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. इट इज फॉर क्रेन इट इज वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि द रेज आर कमिंग फ्रॉम फिश टू एयर. राइट, देन व्हाट वी कैन राइट एज अ रियल डेप्थ इज इन वाटर, एज अ रियल डेप्थ. उसको रियल डेप्थ कहाँ पे मिलेगी? इन वाटर. रियल डेप्थ इन वाटर एंड apparent depth is in air. Apparent depth is in air. So what we can write? NW with air, rays are traveling from NW to air, so which is equal to 4/3. So this refractive index is equal to what? Real depth upon apparent depth. But real depth हमको निकालनी R upon 6. Okay, so R/6 is equal to 4/3. 3 1 जा 3 2 जा, so which implies R is equal to, ये दो इधर आ जाएगा, तो 4 into 2 which is 8 सेंटीमीटर. तो रियल डेप्थ
तो बर्ड को एक्चुअल में कितने डेप्थ पे बीक इमर्स करनी पड़ेगी? 8 सेंटीमीटर पे, बिकॉज 6 सेंटीमीटर इज द अपरेंट डेप्थ ऑफ फिश, बट एक्चुअल द फिश इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर. रिमेंबर वी हैव कैलकुलेटेड दिस. अभी हम फाइंड करेंगे फॉर फिश इसका उल्टा करने का. ओके, फिश के लिए उल्टा करने का. फिश के लिए क्या करने का बच्चों? फॉर फिश द रियल डेप्थ और हाइट, रियल डेप्थ और हाइट. ओके, तो ये क्या था? पानी में था ये. क्रेन के लिए रियल डेप्थ इन वाटर, तो बर्ड के लिए मतलब फिश के लिए रियल डेप्थ इज इन एयर. ओके, इज इन एयर एंड अपरेंट डेप्थ इन वाटर. अपरेंट डेप्थ इज इन वाटर. उल्टा करना है. ओके, सो फॉर दिस वी कैन राइट n इज इक्वल टू, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या आएगा? एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विच इज इक्वल टू r अपॉन a. ओके, तो फॉर दिस यहाँ पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे रियल डेप्थ फाइंड करना है, यहाँ पे एपरेंट डेप्थ फाइंड करना है. ओके, तो रियल डेप्थ इज गिवन, तो रियल डेप्थ कितना आएगा? 6 मीटर. ओके, तो 6 अपॉन a विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेना है, तो क्या आएगा? जस्ट इसको उल्टा करो. दिस इंप्लाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी 3/4. क्यों ऐसा? क्योंकि फिश इज इन वाटर, बर्ड इज इन एयर. ओके, तो फिश के लिए दिस विल बी द रियल डेप्थ इन एयर 6 मीटर, और ये एपरेंट डेप्थ जो होगा वो इन वाटर होगी. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 6 अपॉन ए इज इक्वल टू 3/4. सो a इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 3a इज इक्वल टू 6 इंटू 4. तो a इज इक्वल टू 6 इंटू 4 डिवाइड बाय 3. तो 3 1 जा 3 2 जा, दिस इज 8 मीटर. सो apparent depth for fish to see, और apparent height, डॉट डेप्थ नहीं आएगा, apparent height आएगा. The apparent height of a crane from the fish will be 8 meter. This is what the answer. तो फिश को लगेगा कि क्रेन इज एट अ हाइट ऑफ 8 मीटर, और क्रेन को लगेगा फिश इज एक्चुअल डेप्थ ऑफ 8 सेंटीमीटर. ओके, दिस इज व्हाट. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. यहाँ पे गड़बड़ मत करना बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ करते. डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, राइट, विच इज टेक्स्ट बुक अनसॉल्व्ड, पेज नंबर 187, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th न्यूमेरिकल है. ग्लास स्लैब और ग्लास ब्लॉक. ओके, जो ग्लास स्लैब है ये सा वाला, this is the glass slab. Okay, so glass slab of thickness 2.5 centimeter having refractive index is 5/3 is kept on an ink spot. Okay, तो यहाँ पे एक इंक स्पॉट है, ये इंक स्पॉट है, इसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा है जिसकी थिकनेस कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे होगा मतलब समवेयर हियर, वेरी क्लोज टू इट, 2.5 सेंटीमीटर. और a transparent beaker of very thin bottom containing water of refractive index 4/3. मतलब यहाँ पे जो बीकर है, जो बीकर का थिक बहुत पतला वाला है, उसकी जो वॉल है बहुत पतली, बेस राइट बॉटम, तो मतलब नहीं के बराबर है, लेकिन इसमें ज़्यादा मीडियम डेंसर मीडियम क्या होगा? पानी होगा, वो ग्लास का काउंट नहीं होगा, राइट. अप टू 8 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन द ग्लास स्लैब. तो यहाँ पे एक बीकर ले लेते, दिस इज बीकर, इसका बॉटम बहुत थीन है, वेरी थीन बॉटम, एंड दैट वाटर इज फिल्ड अप टू दिस. तो ये जो हाइट ऑफ लिक्विड है, वाटर है बीकर के अंदर, वो 8 सेंटीमीटर है, राइट. उन्होंने क्या पूछा है? कैलकुलेट द अपरेंट डेप्थ ऑफ इंक स्पॉट व्हेन सीन फ्रॉम आउटसाइड द एयर. अभी यहाँ पे जो इंक स्पॉट रखा है, राइट, तो यहाँ पे जो भी रिफ्रैक्शन होगा
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे दो बार रिफ्रैक्शन होगा. एक तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. दूसरा रिफ्रैक्शन थ्रू वाटर, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा. तो यहाँ पे दो इंटरफेस है. दिस इज फर्स्ट इंटरफेस, सॉरी ये पहला इंटरफेस आएगा और ये दूसरा इंटरफेस, राइट. तो ग्लास एज वेल एज वाटर दोनों यहाँ पे आएगा, राइट. तो सेपरेशन ऑफ वाटर एंड ग्लास विल बी दिस, सेपरेशन ऑफ एयर एंड वाटर. यहाँ पे एयर और ये वाटर और यहाँ पे ग्लास. ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. तो हमको देखना है कि जब आउटसाइड एयर देखेंगे तो ये जो इंक स्पॉट है वो कितने एपरेंट डेप्थ पे होगा. टोटल एक्चुअल डेप्थ कितना यहाँ पे 8 + 2.5, 10.5 दिख रहा है, राइट. देखते हैं अभी. ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट. व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड द एयर, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम outside the air, the light coming from ink, the light coming from ink spot refracted twice, दो बार रिफ्रैक्शन होता है, refracted twice, once through glass and once through water. Once through glass and once or second time through water. Okay, तो हम क्या करेंगे, पहले we will see from the water. यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ऐसा इमेजिन करो. तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर है तो ये जो इंक स्पॉट है ये कितने एपरेंट डेप्थ पे दिखेगा. अब ये टोटल डेप्थ कितना है, एक्चुअली 2.5. तो 2.5 पे तो दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर आए ऐसे लग रहा है, मतलब कुछ नॉर्मल शिफ्ट होगा. तो नॉर्मल शिफ्ट होगा तो लेस देन 2.5, मतलब यहाँ पे हमारा आंसर फिक्स है कि जो आंसर आने वाला है व्हेन वी व्यू द इंक स्पॉट फ्रॉम वाटर सरफेस थ्रू ग्लास, द इंक स्पॉट अपीयर टू लिटिल बिट अबव. इससे थोड़ा एपरेंट पोजीशन यहाँ पे होगा, समवेयर हियर. मतलब ये एपरेंट डेप्थ निकालना है हमको. उसके बाद फिर क्या आएगा, ये जो टोटल है 8 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर. सो दैट विल बी द एक्चुअल डेप्थ, ओके, रियल डेप्थ व्हेन वी व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड द एयर. ओके, तो चलो पहले हम पानी के अंदर से देखते हैं, राइट. व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम वाटर, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम वाटर, राइट. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर विल बी रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. बट हाउ कैन वी राइट दिस, दिस इज नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस इज नॉट अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड दिस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी रिटन एज, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. यहाँ पे भी विथ रिस्पेक्ट टू एयर आएगा. ओके, तो यहाँ पे आरडी दिया है, रियल डेप्थ दिया है. द रियल डेप्थ इज 2.5. ओके, सो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ विच इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एयर कितना दिया है, 5/3 डिवाइड बाय ये कितना दिया है, 4/3. 3 कट हो जाएगा तो यू विल गेट 5/4. फाइन, चलो यहाँ पे लिखते हैं अभी. सो हमको फाइंड करना है एपरेंट डेप्थ. एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू, और डिवाइड आएगा या इंटू 4/5 भी ले सकते हैं, 4/5. क्या किया मैंने यहाँ पे, एपरेंट डेप्थ को इधर लाया और ये टर्म इधर आ गई. तो ये पूरी टर्म, दिस टर्म एंटायरली विल डिवाइड हियर. यहाँ पे डिवाइड होके उसका उल्टा लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4/5, राइट. तो यहाँ पे रियल डेप्थ कितना है, 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 5. 2 ढाई का 4 गुना कितना होता है, 10. 10 डिवाइड बाय 5 विच इज 2 सेंटीमीटर. तो अपरेंट डेप्थ ऑफ इंक स्पॉट फ्रॉम द वाटर सरफेस, तो ये कितना होगा बच्चों, दिस विल बी, यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर होगा. This is 2 centimeter. So apparent depth when it is viewed from water surface, it is 2 centimeter. Okay.
Now let us see when it is viewed from outside the air. Okay, when observed from outside air, when observed from outside the air, right, मतलब यहाँ से अगर देखा तो what is the real depth? The real depth will be 8, मतलब ये जो 8 सेंटीमीटर, दैट इज द थिकनेस ऑफ वाटर प्लस जो एपरेंट डेप्थ ऑफ ग्लास है. अब ये पूरा नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा. सो 8 + 2 विच इज 10 सेंटीमीटर. फाइन. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air, which is equal to real depth upon apparent depth. So apparent depth is equal to real depth upon refractive index of water with respect to air. So this can be written as real depth upon NW upon N air, which is 10 upon. Okay, तो ये तो दिया है, ये NW दिया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. अब इसको सॉल्व करो, 3 ऊपर जाएगा तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 विच इज 30/4 विच इज 7.5 सेंटीमीटर. सो व्हेन वी व्यूड फ्रॉम आउटसाइड द एयर, द पोजिशन ऑफ इंक स्पॉट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द एयर मीडियम. मतलब यहाँ पे समवेयर हियर, ये टोटल कितना है 8 है, तो यहाँ पे लगेगा, दिखेगा उसको. दिस इंक स्पॉट विल रेज टू दिस. अंडरस्टूड? तो दिस विल द apparent position of ink spot when it is viewed from the air. Okay, so please note down this. Okay, now let us see unsolved numerical given in the textbook, page number 186, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला न्यूमेरिकल. ओके, मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट. मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, जैसे लेजर लाइट था मेरे पास. ओके, तो इसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट. तो ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है, सिंगल कलर लाइट. व्हेन इट इज स्ट्राइकिंग ऑन दी, किस पे स्ट्राइक किया है? वाटर सरफेस इन सिलेंड्रिकल वेसल. भी कर लिया है. चलो डायग्राम इमेजिन कर दी इसका पहले. दिस इज सिलेंड्रिकल वेसल. फाइन. यहां तक पानी भरा हुआ है, राइट. और यहां पे सेंटर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते. सरफेस इन सिलेंड्रिकल वेसल एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री. तो कुछ एंगल बना है यहाँ पे, इंसिडेंट रे ड्रॉ करते. थोड़ा टेढ़ा हो गया, बट यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपरली. So this angle is 53 degree. This is the angle I. Fine. Angle R मालूम नहीं है. With striking at the depth of water is 36 centimeter. Striking the water. Okay. After striking water, how long will the light take to reach the bottom of the vessel? तो यहाँ पे जब वो ऐसे जाएगा, थोड़ा बेंड हुआ है. ओके, तो ये जो डेप्थ दिया है, डेप्थ ऑफ वाटर, ये दिया है 36 सेंटीमीटर. ये पता नहीं है, निकालना पड़ेगा. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. ये भी पता नहीं है, हाइपोटेन्यूज भी पता नहीं है, बट वी कैन ड्रॉ द रेज हियर. लेट दिस एंगल आई, इसको एंगल आर लेते, एंगल आर. चलो कुछ नाम दे देते इसको फॉर आवर कन्वीनियंस. दिस इज पी. पी ओ इज द इंसिडेंट रे. देन OA इज द रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे, एंड OB यहाँ पे कुछ ऊपर दे देंगे QOB. दिस पॉइंट इज QOB इज द नॉर्मल ड्रॉन. ओके, ये नॉर्मल है. तो चलो कुछ यहाँ पे लिख लेते. PO इज इंसिडेंट रे. देन OA इज रिफ्रैक्टेड रे, and QOB, segment QOB is what? Normal drawn. उन्होंने क्या दिया है? एंगल ऑफ मोस्ट पॉपुलर पाइथागोरियन ट्राइंगल ऑफ साइड्स इन द रेशो 3:4:5. मतलब जो साइड दिया है
दैट इज 3x 5x सॉरी 4x और 5x बराबर। तो इसके जो एंगल्स है दैट एंगल्स आर नियरली 3x का अपोजिट एंगल होगा 37 डिग्री, 4x का होगा 53 डिग्री और 5x होगा 90 डिग्री, राइट। तो एक तो हमको यहाँ पे 53 मिल गया ये, राइट। तो हम R फाइंड कर सकते। R कैन बी टेकन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है क्या? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा स्नेल्स लॉ का NW विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू साइन R इज इक्वल टू साइन I अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, विच कैन बी रिटन एज साइन 53 डिवाइड बाय कितना आएगा 4/3। तो साइन R इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइन 53। इसका वैल्यू डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, साइन 53 का वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखना है, राइट। दैट कैन बी कैलकुलेटेड। साइन 53 का वैल्यू दिया है 0.7986, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.7956। तो इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको साइन ऑफ R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 2.3959। द पार्ट ऑफ कैलकुलेशन यू कैन टैली विद द log table. So this will be 0.5989. So R is equal to sine inverse of 0.5989, which is equal to 36.79, which is approximately 37 डिग्री। ओके, तो ये आ गया। अभी हमको फाइंड करना है, नाउ दे हैव गिवन, तो R मिल गया 37, so this angle is 37, then this angle is 90, right angle triangle. So what could be this angle? Sum of the angle of triangle is 180 degree, तो ये आएगा आपका 53 डिग्री। ओके, तो एंगल द साइड अपोजिट टू 53 डिग्री विल बी हाउ मच? 4x, तो ये 4x आएगा। द साइड अपोजिट टू 37 डिग्री कितना आएगा? 3x, तो ये 3x आएगा। देन द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री कितना आएगा? 5x, तो ये 5x आएगा। दिस इज गिवन, दिस इज फॉर द पॉपुलर पाइथागोरियन ट्रायंगल। ओके, तो अभी यहाँ पे देखो ये दिया हमको, दिस साइड इज 4x इज इक्वल टू गिवन 36 सेंटीमीटर। तो अगर ये मिल गया तो वी कैन फाइंड ऑल रिमेनिंग साइड्स। ओके, सो फ्रॉम फिगर OB is equal to 4x, which is equal to 36 centimeter. So that is x is equal to 36 upon 4, which is 9 centimeter. Okay, तो ये कितना आ गया बच्चों? This will be 9 centimeter. Sorry, x का वैल्यू कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो अभी BA निकालते, तो BA is equal to 3x, which is equal to 3 into 9, which is 27 सेंटीमीटर। अभी OA निकालेंगे, OA is equal to 5x, which is 5 into 9, which is 45 सेंटीमीटर। So what they asked to find, how much time taken by the light travel from O to A, but that distance we got 45 सेंटीमीटर। ये कितना मिला हमको? 45 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस मिल गया, तो we can find the time is equal to distance upon velocity. यहाँ पे velocity क्या आएगी? Velocity will be speed of light in water, लेकिन यहाँ पे speed of light in water निकालना पड़ेगा, वो दिया नहीं, that is to be calculated. Okay, तो चलो वो निकालते पहले। So let us find the speed of light in water. So refractive index of water with respect to air, which is equal to, क्या फॉर्मूला है? Speed of light in air divided by speed of light in water. लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3,
Okay, so this implies CW is equal to speed of light in water is equal to speed of light in air divided by refractive index of water with respect to air. So 3 into 10⁸ divided by 4 by 3, तो ये 3 ऊपर जाएगा, तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मैं उसको फ्रैक्शन में रखूंगा, आई डोंट वांट टू कैलकुलेट इन डेसिमल. ओके, तो टाइम क्या है, टाइम का फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, स्पीड विल बी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सो विच इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है वो, दैट ओ ए डिस्टेंस 45, तो 45 सेंटीमीटर में. ओके, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिया है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू मीटर. 45 इंटू 10⁻² मीटर. रिमेंबर, यहाँ पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वो भूल जाते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं. तो 45 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना है, 9/4 इंटू 10⁸. ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा, 180 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² इंटू 10⁻8. तो ये बन जाएगा 10⁻10. 9 1 जा 9 2 जा, तो ये आ जाएगा आंसर 20 इंटू 10⁻10. तो दिस विल बी 2 इंटू 10⁻9 सेकेंड. दैट इज टाइम इज इक्वल टू टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ओ टू ए विल बी, ये कितना है 10⁻9 मतलब नैनो सेकेंड, तो 2 नैनो सेकेंड. सो दिस इज द टाइम. सो और इसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी कर लो आप कन्वर्ट. माइक्रो सेकेंड में कितना आएगा, माइक्रो सेकेंड में दिस विल बी 0.002 माइक्रो सेकेंड. डिवाइड बाय नैनो को माइक्रो में करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर डालो, तो यू विल गेट इन माइक्रो सेकेंड. सो दिस इज द आंसर. Okay student, very important concept now in this topic, that is total internal reflection, TIR, total internal reflection. Okay, इसका पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. टोटल इंटर रिफ्लेक्शन डिफाइन करने के पहले वी हैव टू क्लेरिफाई वन टर्म, दैट इज द क्रिटिकल एंगल. ओके, तो क्रिटिकल एंगल क्या है वो पहले हम देख लेते हैं. ओके, सो आई विल टेक दी क्लास लैब और इंटरफेस. ये इंटरफेस है XY, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है. डेंसर मीडियम में भी ग्लास, वाटर, पैराफिन, डायमंड एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है. ओके, चलो एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे. लेट दिस पॉइंट बी A एंड आई एम टेकिंग द सोर्स ऑफ लाइट हियर. यहाँ पे सोर्स लिया, तो इनिशियली आई एम स्ट्राइकिंग द लाइट स्ट्रेट, तो यहाँ पे लाइट लिया मैंने, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट. सो व्हेन द लाइट स्ट्राइक नॉर्मली, जब नॉर्मली उस पर स्ट्राइक करेगा तो इट विल गो स्ट्रेट, यहाँ पे जाएगा, नो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक नॉर्मली. ओके, एट पॉइंट ए. चलो नाउ लेट अस टेक द पॉइंट बी. पॉइंट बी ले लेते. नाउ टेक द इंसिडेंट रे फ्रॉम द सोर्स. अभी पोजिशन ऑफ सोर्स चेंज नहीं होगा, इट विल बी सेम, वही रहेगा. सो दिस इज द इंसिडेंट रे and normal drawn at this point. So this is angle I. So let this angle be I1. I1 लेता हूँ मैं. तो क्या होगा, ये सीधा नहीं जाएगा, it will bend toward away from the normal, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे जो है एयर मीडियम में, और कहाँ से लाइट जा रहा है, डेंसर मीडियम में से. हम यूजुअली हम रेयर टू डेंसर हम ट्रैवल करते हैं, पर यहाँ पे उल्टा जा रहा है, डेंसर टू रेयर जा रहा है. ओके, तो चलो एक पॉइंट और लेते, बी पॉइंट ले लेते, सॉरी सी पॉइंट लेते, ए बी सी. सो दिस पॉइंट इज, दिस इज द इंसिडेंट रे. अभी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और थोड़ा बढ़ गया है. लेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2, तो I2 ग्रेटर देन I1. यहाँ पे क्या होगा,
एंगल I2 ग्रेटर देन एंगल I1, तो वापस यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, इट विल बी लाइक दिस. देन थर्ड पॉइंट डी पॉइंट ले लेते हैं, तो यहां पे इंसिडेंट रे वही लेगा, सो डेफिनेटली यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है. लेकिन यहां पे क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे, दैट रिफ्रैक्टेड रे ग्रेज द इंटरफेस. ग्रेज, गाय और बैल चरते ना घास पे, तो दे आर टचिंग टू इट, तो वो ग्रेजिंग हो रहा है पे, एंगल ऑफ ग्रेजिंग रे. तो जो रिफ्रैक्टेड रे दैट ग्रेज टू द सरफेस, दैट ग्रेज टू द इंटरफेस. ओके, तो यहाँ पे जो R2 आएगा, यहाँ पे एंगल R1 आएगा. ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, I1 लेस देन R1, I2 लेस देन R2. ओके, तो R2 इज ग्रेटर, R2 विल बी ग्रेटर देन R1. जो R3 है यहाँ पे, दिस एंगल R3 विल बी 90 डिग्री विच इज ग्रेटर देन R2 से बड़ा हुआ. ओके, तो now when we are getting angle of refraction is 90 degree, so this corresponding angle of incidence, when the angle of refraction in rarer medium is 90 degree, so that corresponding angle of incidence in the denser medium will be critical angle. तो चलो हम डिफाइन करते पहले क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल तो क्या बच्चों क्रिटिकल एंगल? Critical angle is the angle of incidence in the denser medium such that the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. Again I repeat, critical angle is that angle of incidence, लेकिन कौन से मीडियम में? डेंसर मीडियम में, मीडियम 2, in the denser medium such that the angle of refraction in rarer medium is 90 degree. That corresponding angle of incidence is called as critical angle. चलो लिख लेते हैं. Critical angle is the angle of incidence, angle of incidence in the denser medium such that angle of refraction in rarer medium is 90 degree or right angle to the normal then corresponding angle of incidence in denser medium is called critical angle. Which is denoted by symbol I suffix C. Okay, I C नहीं हुआ, I suffix C, critical angle. अब उनका डेरिवेशन भी डेराइव करेंगे. ओके, अभी उसके बाद क्या होता है, और थोड़ा मैंने एक पॉइंट लिया, I have taken the point E and I have taken the incident ray. अभी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, the angle of incidence will be greater than angle of incidence, that is I4, which is greater than I3. But what is I3? I3 is an critical angle. IC is critical angle. अभी मैंने क्या किया है, एट E पॉइंट पे I have increased the angle of incidence greater than critical angle. अभी यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे there is no refraction, यहाँ तक रिफ्रैक्शन हुआ है which graze to the surface. यहाँ पे angle of refraction 90 degree. अभी यहाँ पे क्या होगा, there will be the reflection, right? So whatever the ray is striking in the denser medium at the point of incidence, after reflection it will bounce back in the same medium, and this phenomenon is called as total internal reflection.
मतलब जो भी लाइट यहाँ से स्ट्राइक किया है, वॉट एवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, the same intensity you will get here. There is no any absorption, no transmission, nothing, right? Almost 100% light get reflected back in the same medium, and this phenomenon of light is known as total internal reflection. So हम क्या बोलेंगे? Total internal reflection. तो यहाँ पे कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल. ये पहला कंडीशन है. द कंडीशन टू गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज दैट the angle of incidence must be greater than critical angle. What should be the second condition? The second condition is the ray of light, the incident ray must travel from denser medium to rarer medium, not rarer to denser. Remember, तो rarer to denser कभी नहीं जाएगा, वो denser to rarer ही जाएगा. Then only total internal reflection will take place. और denser medium इसका refractive index ज़्यादा होगा, इसका refractive index कम होगा. Right, the ray of light travel from high refractive index to low refractive index, and at a particular angle which is greater than critical angle, the reflected ray bounces back in the same medium, and this phenomenon is called as total internal reflection. चलो definition लिख लेते TIR का. total internal reflection properly लिख लेते. अभी आपको मैंने समझा दिया है. Okay, so let us write properly, technically लिख लेते उसको. definition, the phenomenon in which phenomenon in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than critical angle from denser to rarer, medium is totally reflected back in the denser medium, totally reflected back in the same medium. Okay, so this phenomenon is called as total internal reflection. And what are the two conditions? The two condition is the incident angle of incidence must be greater than critical angle in the denser medium. And what is the second condition? The ray of light must travel from denser to rarer medium, not rarer to denser. ओके, तो ये पहला कंडीशन है और ये दूसरा कंडीशन. दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. ओके, चलो इसको लिख लो. अभी हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ओके, टू शो द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, तो यहाँ पे और छोटा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. दिस इज द इंटरफेस. दिस इज मीडियम 1, this is medium 2, this is the rarer medium, maybe vacuum or air, this is denser, maybe glass or water, or any transparent medium. Okay, denser medium. तो यहाँ पे जब रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग लाइक दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया. ओके, तो यहाँ पे जो एंगल बना है दिस आई is equal to IC. If you are taking angle of incidence in the denser medium equal to critical angle, then the refracted ray in the rarer medium grades to the surface. तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा दैट इज R इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, तो बाय यूजिंग स्नेल्स
स्नेल्स लॉ क्या बोलता है हमारा? स्नेल्स लॉ स्टेट दैट साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहाँ पे सेकेंड मीडियम है राइट, तो साइन आई अपॉन साइन आर which is equal to refractive index which is constant, which is equal to refractive index of second medium. ओके, सेकेंड मतलब जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, यहाँ पे मीडियम 1 आएगा, तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय राइट इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ए विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, डी फॉर डेंसर, फाइन. So that is what refractive index of second medium with respect to first. लेकिन हमको यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे हमको दिया है refractive index of denser medium with respect to air दिया है, तो इसको उल्टा करेंगे. This can be written as 1 upon refractive index of denser medium with respect to air. भाई यहाँ पे गड़बड़ मत करना. साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई जो है वो डेंसर मीडियम में है राइट, आर जो है रेरर मीडियम में है, तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, अभी कौन से मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है? एयर मीडियम में, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा. ये जो रेशियो आएगा, दिस रेशियो विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर. बट हमको जो यूजुअली दिया क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. गॉट इट? सो we can write this refractive index of denser with respect to air which is equal to, इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसको भी रेसिप्रोकल ले लो, तो साइन आर अपॉन साइन आर. यहां पे कोई रट्टा मारने का नहीं है, रिमेंबर आपको समझना है. मैंने क्या किया है? आई हैव यूज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम अपॉन दिस मीडियम. ओके, तो आप इसको फर्स्ट ले सकते, इसको सेकंड में ले सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं राइट. लेकिन यूजुअली हम क्या लेते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. ओके, तो बच्चों यहाँ पे आर कितना है? 90 डिग्री, तो साइन ऑफ 90 डिवाइड बाय आई कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज क्रिटिकल एंगल, तो दिस इज साइन ऑफ द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल. ओके, so refractive index of denser medium with respect to air, that is absolute refractive index, which is equal to क्या आएगा यहाँ पे? sin 90, sin 90 कितना? 1 upon sin of the angle of critical angle. तो let us write sin IC as a subject. तो sin IC is equal to 1 upon refractive index of denser with respect to air. और दिस कैन बी सिंपली रिटन एज 1 अपॉन म्यू. यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज कंपेयर विथ एयर. तो यहाँ पे एयर है इसलिए हम लोग नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो रिलेटिव होता तो यहाँ पे लिखना जरूरी है. सो वी कैन राइट दिस 1 अपॉन म्यू और 1 अपॉन एन. बोथ द सिंबल कैन बी यूज फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो क्रिटिकल एंगल IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय n. तो हम लोग अलग अलग मटेरियल का क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि वाटर. ओके, वाटर इज इक्वल टू IC सफिक्स वाटर विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स अपॉन 1 अपॉन 4 बाय 3. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 4 बाय 3. सो दिस विल बी साइन इनवर्स अपॉन 3 बाय 4. ओके, तो साइन इनवर्स 3 बाय 4 आएगा इसका आंसर. दैट विल बी 48 डिग्री समथिंग 45 मिनट्स. ओके, वैल्यू लिख लेते, इसका आंसर है अपने पास. तो 48 डिग्री 48.75 डिग्री. सो दिस इज द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एयर इंटरफेस. ओके, सो क्रिटिकल एंगल फॉर water air interface. Right? Then next क्या आएगा? Then glass का क्या आएगा? Critical angle for glass is equal to sin inverse upon 1 upon 3 by 2, which is sin inverse
2/3 विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 41.14 डिग्री, क्राउन ग्लास जो भी है अलग अलग। ओके 42 ले लेते, चलो 42 है अप्रोक्सीमेटली, 42 डिग्री ले लेते, राइट। और डायमंड का कितना है, डायमंड का है, क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज साइन इनवर्स अपॉन 1/2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, whose value is 24.41 डिग्री। सो द डायमंड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, अभी 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। ओके, सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर द क्रिटिकल एंगल, राइट। स्मॉलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर द critical angle. Okay, so this is all about the critical angle and total internal reflection. Okay, तो total internal reflection बता दिया है, it is the phenomena of light in which when the ray of light traveling from denser to rarer medium, okay, such that the angle of incidence is greater than critical angle. Okay, then the reflected ray bounces back in the same medium. There is no refraction occurs. यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, जो भी लाइट है पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत डिफरेंस है। प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन जब होता है तो वहाँ पे लाइट, सम ऑफ द लाइट गेट एब्जॉर्ब, सम ऑफ द लाइट गेट ट्रांसमिटेड। ओके, मतलब लॉस ऑफ लाइट इंटेंसिटी होती है, यहाँ पे लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होती, लॉस ऑफ एनर्जी जो है लाइट की वो नहीं होती। वॉट एवर द एनर्जी इंसिडेंट पूरा का पूरा वो रिफ्लेक्ट होता है। ओके, सो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर, स्पार्कलिंग डायमंड, मिराज। ओके, काफ़ी एप्लीकेशन है, तो हम वो अगले लेक्चर में कवर करेंगे। प्लीज़ मेकर नोट डाउन। आज बस इतना ही बच्चों, इन द लेक्चर नंबर 5 में। लेक्चर नंबर 6 में हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।